सीएम हो चाहे पीएम हो, किसी भी पार्टी का, या वो एमपी हो, मैं चैलेंज करता हूं, जो काम मैं करता हूं अपने दम पे एक विधायक करके दिखा दे उत्तराखंड का। मुझे एक ऐसे नेता प्रधानमंत्री के बारे में बताओ जिनका बेटा उनके रैली में, उनका बेटा कहां पढ़ रहा होगा? अमेरिका में वकालत कर रहा होगा, उसका बेटा कहां कर रहा होगा? इंजीनियर बन। और हम लोग झंडे, शाम को भी थोड़ा सा बोतल ली, खत्म, सुबह फिर पत्नी बोलेगी दिन भर कहां था? झंडा उठा रहा था मैं। कद गमी ली 500 रुपया, कद गमी ली 300 रुपया, 200 का प्याज मिले। लड़ाई, जिस वीजा की कीमत 5,000 रुपया, उसको 5 लाख रुपए लेते हैं। एक एमपी के पास एक साल में 10 करोड़ रुपए तक का फंड आता है। एक एमपी के नीचे मैक्सिमम 2 to 3 विधायक होते हैं। राइट और रॉन्ग? अगर किसी विधायक का बेटा को बाग खा ले तो पूरी गवर्नमेंट लॉबी, ब्यूरोक्रेट वहां इकट्ठा हो जाए उसके घर में। जी हुजूर, जी हुजूर। इससे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उसके बाद आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और इतना प्यार मुझे दिया। और तीसरी बात, ऐसे तो हमारे स्टेट के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी छुपे हुए हैं, क्योंकि मैं आ रहा था, बहुत सारे फ्लाईओवर पे लाइटें नहीं हैं, बहुत जगह लाइटें नहीं हैं, जंगलों के बीच में लाइटें नहीं हैं, जबकि सबको पता है कि बाघ की समस्याएं हैं, रात को बाघ निकलता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कहने को तो एक नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड बनने से तो सिर्फ छोटे भैया बड़े भैया बन गए और भूमि माफिया को, खनन माफियाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, लेकिन जो आम जनता है, जो एक गरीब परिवार से निकल के आते हैं, उनको आज तक वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो सपने लेके उन्होंने उत्तराखंड बनाया था। और जिन लोगों ने जो है कुर्बानियाँ दी हैं, आज तक मेरे सामने आप इतने सारे पत्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य के लिए कुर्बानियाँ दी है, मुझे एक भी ऐसे परिवार का नाम बताइए जिसके परिवार का व्यक्ति एमपी बना हो या एमएलए बना हो। कोई है तो आप मुझे बताएं प्लीज़। कोई पत्रकार बंधु, आप तो इतने पुराने समय से काम कर रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिया हमारे साथ खटीमा में, मुजफ्फरनगर में। हमें खुद वहाँ पे गवाह हूँ, आप चेक कर सकते हैं मेरा पुराना इतिहास, आपको सारी चीज़ मिलेगा। जी, जैसे लगातार आप विदेशों में रह रहे भारतीयों के साथ मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, इसी तरह कितना रहेगा उत्तराखंडियों के लिए आपका विशेष प्रेम जो है? इस तरह का प्रेम तो कभी भी ख़त्म नहीं होता, जब तक शरीर में नसें और नसों में खून है उत्तराखंड का, देवभूमि का। ये जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक लोगों के लिए काम करता हूँ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं किसी भी उत्तराखंडी, होटलियर, नॉन होटलियर्स, या कोई किसी भी प्रांत का हो, किसी 28 राज्य हैं मेरे हिसाब से, किसी भी राज्य, कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य के लोगों को मैंने न निकाला हो। मेरे लिए रिलीजन डजेंट मैटर, कास्ट डजेंट मैटर, नेशनलिटी डजेंट मैटर। आई वर्क फॉर ईच एंड एवरी वन. That's my responsibility to take care of my Indian people, my brother and sisters, which is very important for me, sir. Yes, sir. रोशन भाई, आप तक सभी लोगों की पहुंच नहीं है। जी सर। कोई फंस जाता है तो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करें, इस बारे में? जी सर, बहुत अच्छा सुंदर सवाल पूछा आपने, क्योंकि आप लोगों के अंदर भी इंसानियत है। मेरा पेज है रोशन रतूड़ी RR नाम से, और उसके माध्यम से, और जैसे कि मैंने बहुत सारे टेलीविज़न दुबई में भी और अलग अलग जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे, शायद आप लोगों को नहीं पता है, HMTV हैदराबाद, बहुत सारे टेलीविज़न है जो मेरा इंटरव्यू लेते। कभी कभी मैं मना भी करता हूँ, क्योंकि मैं थक जाता हूँ और मेरे पास केस होता है, तो मुझे 2 घंटे के अंदर किसी का केस निपटाना है पढ़ने के बाद। तो ये उसमें तो लोग मुझको फेसबुक से, और आप जैसे जो वेल विशर है, मनीष भाई साहब हैं, आप लोग हैं, मैडम हैं, और पार्टी भी हैं, बहुत सारे टेलीविज़न वाले हैं, मित्र हैं, जो मुझ तक लोगों को पहुंचाते हैं कि सर ऐसी ऐसी बातें, लड़का फंस गया। तो वो लोग मुझ तक पहुंचते, फिर मैं उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करता हूं, उनका आईडी लेता हूं कि मतलब ये लोग सही हैं या गलत है, कौन से वीज़ा पे काम कर रहे हैं, कौन से वीज़ा पे नहीं है। उसके बाद मैं उनकी बात सुनने के बाद फिर उनकी कंपनी, गवर्नमेंट, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो उस कंट्री का है, CID है, जो भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, मैं उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करता हूँ। और मालिकों को भी कहता हूँ कि यहाँ पर तुम गलत हो तो तुमको इसके ऊपर बहुत बड़ी फाइन आने वाला है, तो प्लीज़ डोंट ब्लेम मी लेटर इफ आई विल टेक सच ए लीगल एक्शंस अगेंस्ट योर कंपनी। सो यस सर। रतूड़ी जी, आप जिस इलाके में रहते हो गल्फ कंट्रीज़ हैं। जी सर। तो अधिकतर हमारे जो लेबर वर्क है वो उस एरिया में, और वही लोग ट्रैप पे होते हैं। जी सर। तो आपकी क्या यूथ को क्या इसमें सजेशन है कि वहाँ कैसे जाया जाए? अधिकतर वहाँ पासपोर्ट रख लेते हैं, फिर ऐसे कोई किसी कैजुअलिटी होगी तो उनको लाना, तो वहाँ पे टर्म्स भी बड़े वो अजीब से हैं वहाँ। जी सर, नहीं टर्म्स अच्छे, लेकिन हमारे उत्तराखंड के हों चाहे किसी, हर एक राज्य से कुछ न कुछ लोग एजेंट हैं, दलाल हैं सर, और वो लोगों को गुमराह करते हैं। वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो सीधे साधे हैं, जिनको वीज़ा के बारे में नॉलेज भी नहीं है, लेकिन उन पे एक
एक सवाल है कि मैं अपने बाहर जाना है और एक अच्छा पैसा कमाना है और मैंने अपनी पत्नी अपने बच्चों माता पिता के लिए एक अच्छी आमदन मतलब पैसे इकट्ठे करने ताकि उनको अच्छा फ्यूचर दे सकूं। लेकिन जैसे आपको मालूम है, आप इतने बुद्धिजीवी पत्रकार लोग यहाँ पर हैं, 65 मोर देन 67 कंट्रीज ऑन अराइवल वीजा है जिसकी कोई कीमत आपको देनी नहीं पड़ती है। एयरपोर्ट पे उतरो, पासपोर्ट हाथ में, टिकट बनाया और आप चले गया, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब ऑन अराइवल वीजा जिसकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन उस कंट्री में कुछ दलाल लोग उनको बहका के लेके जाते हैं और जिस वीजा की कीमत 5,000 रुपये उसको 5 लाख रुपए लेते हैं। सोचिए ना, उनका वीज़ा लगाते हैं। हमारी कंट्री में कोई व्यक्ति आता है विजिट वीज़ा पे, वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो उसके ऊपर फाइन आता है ना, जब उनका वीज़ा एक्सपायर्ड हो जाता है फाइन होता है ना, या उनको जेल में डालेंगे या उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे उसका, तो उसके बाद उनका इमिग्रेशन, इंडिया से इमिग्रेशन से क्लियरेंस एग्जिट पेपर लेना पड़ेगा, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी इमिग्रेशन पुलिस उनको नहीं रोकती, फिर उनको, लेकिन वो दोबारा नहीं। इसी तरीके से बहुत सारी कंट्री बहुत स्ट्रिक्ट है सर। तो मैं ये कहूँगा जो लोग जाते हैं उनको सावधानी बरतनी है। आपको वीज़ा के बारे में नॉलेज नहीं, आप एम्बेसी के पास जाइए ना, आप एप्लीकेशन को ऑनलाइन में चेक कीजिए ना। आप क्यों दूसरे का पेमेंट करते तो पीट क्या होता है, आप गूगल पे मत करें। आप ऐसी जैसे मेरा वीडियोस बना रहे हैं ऐसे वो लोग उसका विजुअल बनाएं, पैसे देते समय ये उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लीजिए, उसकी कंपनी का उसका आप पासपोर्ट कॉपी लीजिए, उसका आधार कार्ड लीजिए, कौन सी जगह से आता है, कहाँ उसका ऑफिस है देखे। उसमें कई कंपनी ऐसी जिन्होंने छोटे छोटे ऑफिस खोल रखे और जब करोड़ों रुपए ले लेते हैं उसके बाद जब पता चलता है 10 दिन के बाद तो ऑफिस ही नहीं, वो पूरा प्लेन हो जाता है। तो इन चीज़ों में सावधानियां बरतने की बहुत ज़रूरत है सर। ऐसी बहुत सारी दुखद भरी कहानियां अगर हम आज स्टार्ट करेंगे तो शायद अंत नहीं होगा इनका। अभी हाल ही में हमने एक टिहरी का लड़का फंसा हुआ है, वो कैजुअलिटी हुई उसकी फ्लाइट में शायद। जी सर। उसका कुछ रहा, उसके मम्मी पापा ने कुछ आपके पास कोई कांटेक्ट है, आपने उसमें लिखा भी था कि मुझसे संपर्क करेंगे इस बारे में। जी सर, बिल्कुल उनका नाम है और एक केस और है निमिषा प्रिया का, जिसको फांसी की सजा दे दी है नर्स को। जी सर, वो केरल की है सर, उसके ऊपर मर्डर का केस है, इसलिए भारत सरकार ने उसको संज्ञान में लिया हुआ है अभी मेरी जानकारी के हिसाब से, तो उसको बचाने की कोशिश की। लेकिन जो अगर कोई मर्डर करता तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। कोई इसी पत्रकार की बहन के किसी का मर्डर करेगा, कोई मुझे कहेगा कि तुम अपनी पावर का या अपने उसका इस्तेमाल करो, उसको नहीं बचाऊंगा, क्योंकि जिसने मारा, जिसका मारा उसका भी तो सोचना है। पर ये देखना कि मर्डर राइट वे में था कि रॉन्ग है। आतंकवादी का मर्डर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे देश के खिलाफ कोई साजिश करा उसका मर्डर किया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन निर्दोष व्यक्ति को कोई मारा, जब आप विदेश जा रहे हैं तो आप सावधानी बरतें, आप मारने के लिए जा रहे हो लोगों को, तो उसका भी मेरे पास आया है सर। जी सर। हाँ, पहले मैं टिहरी वाले की बात करता हूँ। टिहरी वाला जो कि जॉर्जिया में, आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने के कारण से 12 लोग उसमें मर गए थे, उसमें लेके जाते हैं और जिस वीजा की कीमत 5,000 रुपये उसको 5 लाख रुपए लेते हैं। सोचिए ना, उनका वीज़ा लगाते हैं। हमारी कंट्री में कोई व्यक्ति आता है विजिट वीज़ा पे, वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो उसके ऊपर फाइन आता है ना, जब उनका वीज़ा एक्सपायर्ड हो जाता है फाइन होता है ना, या उनको जेल में डालेंगे या उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे उसका, तो उसके बाद उनका इमिग्रेशन, इंडिया से इमिग्रेशन से क्लियरेंस एग्जिट पेपर लेना पड़ेगा, फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी इमिग्रेशन पुलिस उनको नहीं रोकती, फिर उनको, लेकिन वो दोबारा नहीं। इसी तरीके से बहुत सारी कंट्री बहुत स्ट्रिक्ट है सर। तो मैं ये कहूँगा जो लोग जाते हैं उनको सावधानी बरतनी है। आपको वीज़ा के बारे में नॉलेज नहीं, आप एम्बेसी के पास जाइए ना, आप एप्लीकेशन को ऑनलाइन में चेक कीजिए ना। आप क्यों दूसरे का पेमेंट करते तो पीट क्या होता है, आप गूगल पे मत करें। आप ऐसी जैसे मेरा वीडियोस बना रहे हैं ऐसे वो लोग उसका विजुअल बनाएं, पैसे देते समय ये उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लीजिए, उसकी कंपनी का उसका आप पासपोर्ट कॉपी लीजिए, उसका आधार कार्ड लीजिए, कौन सी जगह से आता है, कहाँ उसका ऑफिस है देखे। उसमें कई कंपनी ऐसी जिन्होंने छोटे छोटे ऑफिस खोल रखे और जब करोड़ों रुपए ले लेते हैं उसके बाद जब पता चलता है 10 दिन के बाद तो ऑफिस ही नहीं, वो पूरा प्लेन हो जाता है। तो इन चीज़ों में सावधानियां बरतने की बहुत ज़रूरत है सर। ऐसी बहुत सारी दुखद भरी कहानियां अगर हम आज स्टार्ट करेंगे तो शायद अंत नहीं होगा इनका। अभी हाल ही में हमने एक टिहरी का लड़का फंसा हुआ है, वो कैजुअलिटी हुई उसकी फ्लाइट में शायद। जी सर। उसका कुछ रहा, उसके मम्मी पापा ने कुछ आपके पास कोई कांटेक्ट है, आपने उसमें लिखा भी था कि मुझसे संपर्क करेंगे इस बारे में। जी सर, बिल्कुल उनका नाम है और एक केस और है निमिषा प्रिया का, जिसको फांसी की सजा दे दी है नर्स को। जी सर, वो केरल की है सर, उसके ऊपर मर्डर का केस है, इसलिए भारत सरकार ने उसको संज्ञान में लिया हुआ है अभी मेरी जानकारी के हिसाब से, तो उसको बचाने की कोशिश की। लेकिन जो अगर कोई मर्डर करता तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। कोई इसी पत्रकार की बहन के किसी का मर्डर करेगा, कोई मुझे कहेगा कि तुम अपनी पावर का या अपने उसका इस्तेमाल करो, उसको नहीं बचाऊंगा, क्योंकि जिसने मारा, जिसका मारा उसका भी तो सोचना है। पर ये देखना कि मर्डर राइट वे में था कि रॉन्ग है। आतंकवादी का मर्डर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे देश के खिलाफ कोई साजिश करा उसका मर्डर किया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन निर्दोष व्यक्ति को कोई मारा, जब आप विदेश जा रहे हैं तो आप सावधानी बरतें, आप मारने के लिए जा रहे हो लोगों को, तो उसका भी मेरे पास आया है सर। जी सर। हाँ, पहले मैं टिहरी वाले की बात करता हूँ। टिहरी वाला जो कि जॉर्जिया में, आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने के कारण से 12 लोग उसमें मर गए थे। उसमें एक जॉर्जिया की एक लड़की थी, 7 पंजाब के लड़के थे और 3 पंजाब की लड़कियां थी। एक मेरा उत्तराखंड का प्रीतम लाल जी, जिनके पिता का नाम बसंत लाल, मयन गांव 31 और सोनार गांव
सुनार गांव के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र जो 1986 में पैदा हुए थे और उनकी उम्र है 35 साल अभी आज के हिसाब से जी। उनकी एक बालिका है 7 साल की, एक बेटा है 2.5 साल का। बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। उनका भाई एक मुंबई में भी काम करता है। उनकी बॉडी को मैंने मंगलवार को भारत भिजवाया था, अंतिम संस्कार भी हो गया। उनके पास पैसे नहीं थे, उनका पैसे भी मैंने दिया है जी सर। मैंने पैसा भेजा है। जब महाकौतिक में मुख्य अतिथि से पहले मैंने ये वादा किया था कि जब तक डेड बॉडी नहीं आएगी मैं महाकौतिक मेले में नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे लिए मेला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरे लिए इस परिवार में जो मर गया, जो एक पत्नी है, जो अपने पति का मतलब आवाज़ भी नहीं निकलती, उसकी पत्नी का नाम है कुसुमलता। ओके सर, उनकी पत्नी का। तो मैंने उनके पैसे दिए थे, उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। एम्बुलेंस के पैसे भेजे तो डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली से और डायरेक्ट भिजवाया था हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया जाए सर। उसके बाद सर मैंने जो यहाँ पर राजलक्ष्मी एमपी हैं, मैंने उनके पीए से भी बात कराया। मेरे साथ और भी पत्रकार थे, आदरणीय सवाल जी, तो नेगी जी से भी मैंने बात किया कि भाई जब किसी ये इनकी डेथ हो चुकी है इनके पति की, तो इनके बेटे इनके कौन देगा इनको, इनका क्या फ्यूचर है। एमपी के पास फंड है, विधायक के पास फंड है, ऐसी चीज़ों के लिए अगर कोई पत्रकार मेरी बात को गलत साबित करते मान जाऊंगा मैं। बताइए, इनके पास करोड़ों रुपए का फंड आता है। एक एमपी के पास एक साल में 10 करोड़ रुपए तक का फंड आता है। एक एमपी के नीचे मैक्सिमम 2 to 3 विधायक होते हैं। राइट है रॉन्ग? होते कि नहीं होते? आप ही से पूछना चाहता हूं। तो पैसा कहाँ जाता है? एक महिला है वो कहाँ जाएगी पैसा कमाने? तब कहेंगे कि पलायन होता है। सुविधाएं दीजिए ना लोगों को। कोई किसी की भी सरकार हो, XYZ, आई डोंट केयर, लेकिन आप क्यों नहीं सोचते उस महिला कहाँ जाएगी? मैं आप ही से पूछता हूँ मनीष जी और आप पत्रकारों से। उसकी छोटी सी बेटी है, वो गरीब रहती है, पहाड़ में रहती हो, क्या भैंस पालने से चल जाएगा? लकड़ी काटने जाएगी तो वहां बाघ बैठा हुआ है, और बाघ अगर बच्चे को खा गया, सरकार की तरफ से बताना किस किस के परिवार को पैसा मिला था, बताना मुझे। आप इतने सारे पत्रकार मेरे सामने, बताओ तो सही, बताओ तो सही। उसके परिवार में किसी को नौकरी मिली? उसके देवर को, किसी को भी नौकरी मिली? अगर किसी विधायक का बेटा को बाघ खा ले तो पूरी गवर्नमेंट लॉबी, ब्यूरोक्रेट वहां इकट्ठा हो जाए उसके घर में जी हुजूरी करने के लिए। यही सत्यता है। तो मैंने कुल मिला के राजलक्ष्मी शाह जो वहाँ की जो वो है, पहले मानवेंद्र शाह जी उनके जो थे परिवार के, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने उनको कहा कि इन बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए। आप उनके पीए को कॉल कर सकते हैं, नेगी को, मैं अभी आपको बोलता हूँ। उन्होंने कहा रतुल जी आप हमें उनका नाम दीजिए। मैंने कहा फ्री होनी चाहिए स्कूल फीस, 18 जब तक क्यों 18 साल के नहीं हो जाए, कम से कम 12वीं क्लास तक। कहाँ से देगी वो? शरीर बेच के पैसा कमाएगी, यही चलेगा? और क्या चलेगा फिर? और क्या उसके पास देने के लिए? आप मुझे बताइए। तो इन चीज़ों पे, जो इन चीज़ों को ध्यान, इससे पहले एक राकेश पवार कंबोडिया में मरा था, उसकी एक बेटे की बच्चे की, वहां पर भी। हाँ, मैं एक चीज और आपके माध्यम से बता, शक्तिलाल जी मुझे सुन रहे होंगे, विधायक, जरा उनको कहना तुमने उनके परिवार वालों को मिस कॉल मार रहे रात को 1 बजे। शक्तिलाल शाह जी विधायक है वहां के, मेरे पास है सारा। उन्होंने एक बार भी मैडम सवाल का जवाब नहीं दिया। मनमोहन जोशी ने फोन किया था, उनके रिलेटिव ने, कोई जवाब नहीं दिया मैडम, कोई जवाब नहीं दिया। विधायक का कर्तव्य बनता है कि उसके क्षेत्र में किसी की मृत्यु होती है, सबसे पहले प्रधान को, जिला पंचायत, वार्ड मेंबर को जाना चाहिए। वोट लेने के लिए सब आते हो तुम निठल्ले निकम में, लेकिन जब किसी बहन के पति की मौत होगी तब, अरे तुम सुख में छोड़ो, दुख में तो आओ। आप विधायक हैं, आप लोग MLA हैं, आपका क्या ड्यूटी? उन्होंने, मैं इस मुंह पे यहाँ पे सामने बोल रहा हूँ, शक्तिलाल शाह जी विधायक जी, यू आर नॉट माई एनिमी। मैं, आप मेरे शत्रु नहीं है, मैं इंसानियत के लिए काम करता हूं। अगर इनमें से भी किसी पत्रकार के साथ कोई बदतमीजी होगी तो उसके साथ भी खड़ा होऊंगा मैं। आप मेरा गला काट दो तब भी वैसे निकलूंगा मैं। तो इतनी इन चीज़ों का ध्यान रखें, स्पेशली जो होटलियर्स हैं, नॉन होटलियर है, कोई विधवा बहनें हैं, उनका मदद करने के लिए सरकार को आना चाहिए। 1500 रुपये पेंशन में कुछ नहीं होता है, होता है कुछ 1500 में? तो ये तो मैंने इनकी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, ऐसे नहीं है, बहुत सारी हजारों केस मेरे पास है, मर्डर के, इसके बहुत सारे केस है। लेकिन मैं चाहूंगा कि विधायक और सांसद महोदय राजलक्ष्मी शाह, उनके पीए को भी बोलना चाहता हूं कि प्लीज इन बच्चों की फीस माफ की जाए। अगर आप नहीं कर सकते, आप मुझे लिख के दें, रोसर रतूड़ी को। जितने भी विधायक अगर काम नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, मुझे आप पत्रकारों के सामने लिख के दें। मैं सबकी, जितने भी लोग हैं, विधवा महिला में, सबका पेमेंट मैं करूंगा एवरी मंथ। बस मुझे लिख के दो, ताकि एविडेंस होना चाहिए कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। कल को गए, हमने तो नहीं कहा था, हमने तो मना नहीं किया। इसलिए मैं हमेशा पावर ऑफ अटर्नी, सब चीज एविडेंस रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति कल के दिन मेरे पे उंगली ना उठा सके। यही मेरी ताकत है। मैं तो सबसे पहले आपके पत्रकार के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर अपनी मम्मी का दूध पिया, मैं सामने बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँगा, सॉरी मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरी डिग्निटी का मामला है, इट इज अबाउट माई डिग्निटी। कोई माइकल आज इस पृथ्वी में, ब्रह्मांड लोक में, आपके टीवी के माध्यम से बोल रहा, एक व्यक्ति मेरे ऊपर उंगली उठा के दिखाए कि किसी का मैंने 1 रुपए का चाय, हम दारू नहीं पीते हैं, बीड़ी नहीं, चाय नहीं, सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं, किसी चीज का सेवन नहीं करते, ना किसी घर में खाते हैं, किसी भी जाएंगे, किसी भी जगह जाता हूँ, सब लड़ते हैं मेरे घर में, मेरे घर मैं नहीं जाता हूँ किसी, मैं अपना पर्सनल काम करता हूँ, गवर्नमेंट से बात करता हूँ। मैं किसी, कोई एक व्यक्ति साबित करके दिखा दे इस पृथ्वी लोक में, ब्रह्मांड की तो छोड़, इस पृथ्वी लोक में
एक भी व्यक्ति बता दे कि किसी का मैंने चाय पिया और किसी का एक टुकड़ा यानी किसी काम का लिया। पैसे से नहीं होता, हम अपना पैसा लगाते हैं। मेरा ना एक वो अपना डिग्निटी है। आपके माध्यम से कह रहा हूं, एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा साबित करके दिखा दे कि किसी से मैंने 1 रुपए भी काम का लिया हो, आप लाना और मेरी गर्दन उड़ा देना। तो कुछ लोग होते हैं जो दलालों के खिलाफ बोलेंगे, तो दलाल लोग तो बोलेंगे ना, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आप बताइए मैडम, आप ही बताइए। अगर मैं दलालों के खिलाफ उड़ा रहा हूं, अभी देखो दीपक रावत जो टीरी के, तो उन्होंने उस पकड़ा अनिल को। कितने सारे दलाल है, कोई नहीं, सरकार ये नहीं देखती किसी की भी सरकार इसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, मेन पावर एजेंसी का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, कोई किसी को भी भेज रहा, कहीं भी भेज रहा, कोई किसी को। बहुत सारी कहानियां, लेकिन आप होता है जब समाज में आप रहते हैं, कुछ अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, बुराई करने वाले भी होने चाहिए, उनसे भी सीख। राजनीति अगर उत्तराखंड विशेष अगर मौका मिलता है तो राजनीति में नहीं सर, बिना राजनीति के इतना अच्छा काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए सर। राजनीति में रह के क्या एक दलदल है सर। मैं मानता हूँ कि आपके हाथ में पावर आती है आपके अंदर, लेकिन क्या होता है उसमें जो अच्छा भी काम करता है उसको भी बुरा बता दिया जाता है। हम बिना राजनीति में रह के जो काम मैं करता हूँ, इंडिविजुअल अगर कोई सीएम करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। बिना कोई भी सीएम हो चाहे पीएम हो, किसी भी पार्टी का, या वो एमपी हो, मैं चैलेंज करता हूँ, जो काम मैं करता हूँ अपने दम पे एक विधायक करके दिखा दे उत्तराखंड का, अपने दम पे छुड़ा के दिखा दे किसी को, अपने दम पे। खुद पीएम को भी चैलेंज कर रहा हूं मैं, किसी भी पार्टी का पीएम हो, अपने दम पे जाए, सऊदी अरब से लोगों को निकाल के दिखाए। सरकार की लॉबी का, सरकार के यंत्रों का इस्तेमाल करके कोई भी फ्लाइट सरकार के पैसे से जा रहे हैं, होटलों में रुके हुए, विदेश मंत्रालय रुके, एंजॉय कर रहे हैं सरकार के पैसे से। हाँ जी गए थे, एक आदमी निकालते 50 आदमी दिन भर टीवी में चलता है। एक रोज रतुड़ी से इतना क्यों डरते हो भैया, घबराते क्यों? क्योंकि सच बोलता हूं। मैं चैलेंज करता हूं किसी एमपी को, मुख्यमंत्री, किसी भी पार्टी को, सर करके दिखा दे, एक आदमी को निकाल के दिखा दे, एक आदमी की डेड बॉडी पे अपना पैसा खर्च करके दिखाए। मुझे बताए कि कैफिन बॉक्स की प्राइस क्या होती है। आप मुझे बताए कि सीआईडी कितने पेपर बनते हैं और कितने पेपरों को क्लियर करने के बाद बॉडी को कैसे भेजा जाता है। मुझे बताए कि जो डेड बॉडी वो किस में आती है। अब लोगों को लगता है कार्गो में आती होगी यार, अलग आती है, ऐसा कुछ नहीं, उसी में आती है जिसमें हम आम लोग आते हैं। हमारी लगेज के साथ में ही डेड बॉडीज आती हैं। तो बहुत सारे लोग गुमराह करते हैं, वहाँ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भैया। प्लीज, आपको अवेयरनेस की जरूरत है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारे साधन है, आप चाहें तो अपने का बचाव कर सकते हैं। जी और देखिए उम्र बढ़ती जाती है, व्यापार आपका काम बढ़ गया है। जी सर। हमें लगता नहीं कि भाई जो है ना किसी साथी की जरूरत है बुढ़ापे में। अच्छा, आप यहाँ भी पहुँच गए आप? अच्छा, इसमें भी उसने लग गया। जी सर। शादी के लिए तो बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, लेकिन सर जो मैं काम करता हूँ उसमें मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली को किसी को तकलीफ उठानी पड़ती है। किसी गैंग माफिया के खिलाफ बोलना बहुत आसान बात, इसलिए नेता लोग टीवी वाले भी नहीं दिखाते, बहुत से सारे लोग। रसिया का भी मैं आपको केस बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो शादी का जहाँ तक मामला है सर, हर आदमी चाहता है उसका परिवार हो। हमारे माता पिता ने शादी करी तो हम भी आए, सही है ना? सही बोल रहा हूँ, संसार चलना चाहिए। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ 24 साल से, सन 2000 से, इसमें कभी भी जान जाने का खतरा रहता है सर, क्योंकि मैं बड़े बड़े डॉन माफिया, गैंग माफिया के खिलाफ बोलता हूँ और इधर से ठोक के बोलता हूँ। मर गए थे, इतने मुल्क चले गए, आप जैसे अच्छे दोस्तों से मिल गए, अपने उत्तराखंड के पत्रकार बंधुओं से मिल गए, इससे बड़ी क्या और क्या चाहिए अपने को? क्या चाहिए? अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी वाइफ है, बच्चे, और मुझे मार दे तो मेरे बच्चे, आप बताइए, वाइफ है, यस, इससे बढ़िया है अपना जीवन लोगों को समर्पित कर दो सर। अच्छा है क्या? वैसे भी क्या दुनिया से लेके जाना, साथ तो कोई नहीं जाता। अच्छा, पति पत्नी को कौन जाता है साथ में? 10 दिन कोई रोता है, उसके बाद उसकी जिंदगी में स्माइल आनी शुरू हो जाती है। ये संसार बन सकते भैया, आप ये जिंदगी भर के लिए क्या झंडा उठाने के लिए बने हो? आज तक मुझे बताइए किसी पॉलिटिशियन का बेटा कभी अपने बाप की रैली में झंडा उठाया? आप बताओ मुझे। एमपी वालों की भी बात कर रहा हूँ जो मुख्यमंत्री रहे हैं, आप समझदार है। मुझे एक ऐसे नेता, प्रधानमंत्री के बारे में बताओ जिनका बेटा उनके रैली में, उनका बेटा कहाँ पढ़ रहा होगा? अमेरिका में वकालत कर रहा होगा, उसका बेटा कहाँ कर रहा होगा? इंजीनियर बन। और हम लोग झंडे, शाम को भी थोड़ा सा बोतल ली, खत्म, सुबह फिर पत्नी बोलेगी दिन भर कहाँ था? झंडा उठा रहा था मैं। कद गमी ली 500 रुपया, कद गमी नहीं 300 रुपया, 200 का प्याज मिले, लड़ाई। तो भाई ये आप लोग, मैं तो कहूंगा ऐसे व्यक्ति को चुने, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि भेड़ चाल पे विश्वास मत करें। आप ऐसे लोगों को चुने जो बिल्कुल दिल के साफ हों। आप, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि अभी एक सेलिब्रिटी आ गया तो सारे लोग उधर भाग जाते हैं ना। आप ऐसे देखिए कि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, उसको चुनिए। आप में से बहुत अच्छे लोग हैं, मैं मानता हूँ कि किसी की फाइनेंशियली सिचुएशन कमजोर हो सकती है, लेकिन सर आप मेंटली तो स्ट्रांग है ना, आप आगे तो आइए, आप आगे ही है। सर मैं ये कहूँगा कि जो चुनाव चल रहे हैं इसमें भी बहुत सारे लोगों के नाम मैंने सुने हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसे व्यक्ति को चुने सर जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो। सर करता हूँ और जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अच्छे लोगों को चुने प्लीज़। सभी अच्छे, परमपिता परमेश्वर ने सबको अच्छा बनाया, लेकिन बिहेवियर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से वो किस तरीके से समाज में काम करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें आप।
हम तो चाहते हैं ऋषिकेश इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं, हम रोडें देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, गंदगी पड़ी हुई है, लोग आते हैं जहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि ये ऋषिकेश जैसा दुनिया में नाम है, बहुत खूबसूरत है, बहुत। हम सुनते हैं, हम जाते हैं तो हम बोलते हैं, वो हमसे पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, मैं बोलता हूँ देवभूमि उत्तराखंड, डू यू नो ऋषिकेश, तो हम बात करते हो, बोलते हैं हम जानते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। घर को बचाएं, उत्तराखंड अंदर क्या हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन पहले आप, क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोग आ रहे हैं, मैं उन नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, बाहर के बहुत सारे पूंजीपति लोग आ रहे हैं जो औने पौने दाम में हमारी ज़मीनें खरीद रहे हैं, और वो ऐसे लोगों को बसा देते हैं जो यहाँ बहुत गंदगी फैलाने का काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं इसमें, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। मैं तो यही कहूँगा कि प्लीज़ जितने भी नौजवान हैं अपने रोजगार की बात करें सरकार से, आप लड़े नहीं, मतलब आप चुप ना बैठे। किसी भी पार्टी अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो मैं ये कहूँगा ये अपने नौजवान जो यूथ हैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने रोज़गार के लिए आवाज़ उठाएं। बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, रोज़गार हमारे यहाँ बहुत से दूसरे लोग भी आके रोज़गार ले रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। हमारे लोगों को जो नौजवान हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं सरकार में बैठे हुए, अपने रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरियाँ दे रहे हैं। मैं उनसे भी कह देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए भी कानून बनना चाहिए।